हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। आज मैं आप सभी को ज्योग्राफी कवर करवाने जा रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे 6 से लेके 12 तक ज्योग्राफी। आज मैं आपको कवर करवाऊँगी, जिसमें हमने 6 क्लास की ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 7 क्लास की ज्योग्राफी, जिसमें हम पहुँच गए हैं चैप्टर नंबर 8 पे, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय उपोष्ण प्रदेशों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ने चलते हैं ज्योग्राफी चैप्टर 8। रेणुका बहुत उत्साहित थी कि उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीवन फोटोग्राफर थे। क्या थे वो? फोटोग्राफर। वे बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्राकृतिक संबंधी पुस्तकों में उसका परिचय करवाया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। किस प्रकार के वहाँ पर चित्र है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं कि रेणुका ने इन तस्वीरों में विश्व के विभिन्न भागों को देखकर, लोगों को देखकर, इनमें से कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले रेगिस्तान हैं तथा कुछ गर्म नर्म वर्षा वाले हैं। वे मुझे इतने अलग दिखते थे कि रेणुका ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनकी भोजन, कपड़ा, मकान जैसे जीवन की मूल्य आवश्यकता हमारे समान ही थी। देखने में अलग थे, बट जो हम डेली यूज़ करते हैं, हमारे रहने में और उनमें रहने में कोई परिवर्तन नहीं था। श्रीकांत चाचा ने कहा, उसने बच्चों में शायद तुम्हारी ही तरह खेलते थे, कभी झगड़ते फिर समझौता कर लेते थे, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्य में अपने जीवन की मदद करते हैं। मतलब कभी लड़ते थे, कभी खेलते थे, कभी साथ में। तो ये जैसे हमारे बच्चे खेलते हैं, वैसे ही ये सब करते थे, प्रकृति के करीब रहते थे। अब जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते थे। वे मछली पकड़ना, वनों से सामग्री एकत्रित करना सीख लेते थे। तो बचपन से ही इन्हें ये सब कार्य करने की आदत पड़ गई थी। तो आइए हम पढ़ते हैं पहले। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदियों की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़ोन्स नामक महिला योद्धा के आक्रमण समूह की याद दिलाई थी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेज़न पड़ा। क्या पड़ा था? अमेज़न पड़ा था। अध्याय 8, 9, 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक देशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं, अमेज़न बेसिन में जीवन किस प्रकार संभव है। तो अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र को ध्यान के उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कहाँ पर स्थित है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के मध्य में भूमध्य रेखा प्रदेश कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? जो भूमध्य रेखा 10 डिग्री से उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य प्रदेश कहते हैं। अमेज़न नदी इसी प्रकार से होकर बहती है, यहाँ से ही अमेज़न नदी बहती है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि अमेज़न नदी कहाँ से बहती है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में महासागर में कैसे पहुंचती है। जिस स्थानों पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, उसे नदी का मुहाना कहते हैं। यदि कोई नदी एक नदी से निकलकर दूसरी नदी में मिलती है, तो उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदी होती है। अमेज़न बेसिन का निर्माण करती है। यह नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों जैसे पेरू, कुछ भाग में बोलिविया, एक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे छोटे अपवाहित होते हैं। क्या आप इन बेसिन में स्थित उन देशों का नाम बता सकते हैं जिनमें भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये आपका होमवर्क रहेगा, आपको मुझे बताना है। मैं पहले भी आपको पढ़ा चुकी कि सहायक नदी क्या है। ये छोटी नदियाँ होती है जो मुख्य रूप से नदी में मिलती है, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है, वह उसका बेसिन अथवा
अथवा जल संग्रहण क्षेत्र कहते हैं। अमेज़न बेसिन विश्व का सबसे बड़ी नदी बेसिन है। तो अमेज़न बेसिन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा जलवायु क्या है। क्या आपने जलवायु के बारे में पहले पढ़ रखा है? जी हाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे विश्व यहाँ गर्म नर्म जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन रात दोनों ही समान लगता है। मतलब यहाँ की जलवायु नर्म होती है और गर्म दोनों और तरह की होती है अमेज़न बेसिन पर। और यहाँ पर दिन और रात दोनों ही समय में अलग रूप से गर्म और आर्द्र होती रहती है। शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इन प्रदेशों में लगभग प्रतिदिन वर्षा ही होती रहती है, वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता उच्च होती है। दिन के समय तापमान कम होता है जबकि आर्द्रता वैसी ही रहती है। दिन के समय यहाँ पे बहुत गर्मी देखने को मिलती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं कि वर्षा क्या है। इन इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर संघनन वन उग जाते हैं। जो संघनन वन का मतलब होता है एक ही तरह पर बहुत सारे वनों का उगना। वन इतने संघनन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत भी बनाई जा सकती है। इतने एक दूसरे अटैच होती है जिनके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच सकता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम होती है। यहाँ केवल वही वनस्पतियाँ पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आक्रीड एवं ब्रेमीलाइड पैदा होते हैं। यहाँ पर ये दो परजीवी पौधों में पाए जाते हैं। साथ में वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पेड़ पक्षी या भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होता है जो यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, सलोथ एवं चींटी खाने वाले टैपिर भी पाए जाते हैं जो चींटियों को खाते हैं। सांप के सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी यहाँ पर देखने को मिलती है तथा मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन बेसिन में निवास करते हैं। यहाँ पर अनेक कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की भी विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। इन प्रकार की जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समर्थ होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट कि वर्षा के निवास किस प्रकार में होते हैं, कि वर्षा वन में किस प्रकार निवास करते हैं। यहाँ के लोग छोटे छोटे क्षेत्रों में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन की फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदियों में मछली पकड़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम पढ़ते हैं इसके आगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि आप क्या जानते हैं। ब्रेमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचलित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी नल जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, हम कुछ करके सीखें। कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीवन पर उत्तेजित प्रसारित करते हैं। इन्हें देखकर अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताइए। ओके प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट डायग्राम की ओर चलते हैं। नेक्स्ट में हमें बता रखा है कि महिलाएं फलों का ध्यान रखती है। वे मुख्यतः टेपियोका, अनन्नास, शकरकंद उगाते हैं क्योंकि मछलियों का शिकार मिलना अनिश्चित होता है। वहाँ पर मछलियाँ ज़्यादा नहीं पाई जाती। ऐसे ही महिलाओं में अपनी उगाई गई शाक सब्जियों से ही परिवार का भरण पोषण करना होता है। अपने परिवार को ऐसे चलाना होता है। अनानास, टियोका उगाकर कर्तन एवं दहन कृषि प्रगति का उपयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मिनियोग है जिसे कसाना भी कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है और चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी कहते हैं। काफ़ी, मक्का,
कोको जैसी नगद फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं यहाँ पे किस प्रकार की फसलें उगाते हैं, तो कॉफ़ी, मक्का, कोकोनट जैसी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घर में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट, जैसे अपार्टमेंट सोसाइटी होती है, उसमें रहते हैं, जिनका छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल जाता है। पुराने समय में वन के घर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपयोग था। 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने में वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ता है, जहां वे अपनी पौराणिक तरीकों से खेती कर रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, विकास की गतिविधियों के कारण जैव विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, जहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु पाए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त हो रहा है, मतलब गायब होता जा रहा है। साथ में आप देखेंगे कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव पड़ता है, काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत यहाँ पर बह जाती है और संघनन बंजर भूमि में बादल बन जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए ये पढ़ते हैं। कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्ष और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है, फिर जिसमें पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस साफ भूमि पर कुछ वर्षा फसल पैदा होती है। जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़ों को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी भी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं। इस मिट्टी में पुण्य उपजाऊ करने लायक ये बन जाती है। इसके बाद लोग इस भूमि के टुकड़ों को पुण्य जोतने लग जाते हैं, यहाँ पे फसलें उगाने लग जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन किस प्रकार संभव है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री से लेकर उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य होता है, तथा यहाँ पर घग्गर, सोन, चंबल, कोसी जैसी नदियाँ यहाँ पर सहायक नदियाँ होती है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ इसमें अपवाहित होती है, मतलब इसके अंदर आके मिलती है। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम आप ढूंढ सकते हैं। साथ में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत है, हिमालय के गिरिपाद और सुंदरवन डेल्टा का निर्माण यहाँ पर होता है। आइए पढ़ते हैं इन बेसिन की मुख्य विशेषता क्या है। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती हैं, जहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच में होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी या शीत ऋतु में ठंडी होती है। भारत का मानचित्र देखिए, उन राज्यों का नाम बताइए जहाँ ब्रह्मपुत्र की बेसिन नदी स्थित है, तथा बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलीय कृति होती है। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमि होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग आते हैं। मानव के प्रसार के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक होता है, जहाँ पर अधिक फसलें उगाई जाती हैं वहाँ पर जनसंख्या अधिक घनत्व होता है, और वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ होती है। जिन स्थान पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ के लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि ही होता है। धान की प्रमुख फसल होती है, क्योंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह उस क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ,
मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना एवं जूट जैसी नदियाँ फसल भी उगाई जाती हैं। मैदानों के कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखने को मिलते हैं। पश्चिमी असम में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। और यहाँ पर मध्य ढलान वाले पर्वतार पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसल उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता देखने को मिलती है, मतलब यहाँ पे बदलाव काफ़ी देखने को मिलता है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साहुए, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु के तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ देखने को मिलते हैं। आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से जाना जाता है। क्या आप उसके नाम बता सकते हैं? तो आपको ये बताना है कि जनसंख्या घनत्व क्या है। 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 118 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 है तथा बिहार का 1102 देखने को जनसंख्या घनत्व मिलता है। ये आपको क्रियाकलाप करना है। जूट, बांस और सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करने, इकट्ठे करने, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। उन स्थानों का पता लगे जहाँ से इसका ये निर्माण हुआ है कि कहाँ से इसका निर्माण, बांस का निर्माण आया है। नेक्स्ट है हमारा, बेसन में विविध प्रकार के वन्य जीवन पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य रूप से पाया जाता है। एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। नदियों के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। बहुत मात्रा में जलीय जीव देखने को मिलते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली भी सबसे लोकप्रिय प्रजाति यहाँ पर पाई जाती है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का आहार है। जहाँ पर ये लोग रहते हैं वो ज़्यादातर मछली और चावल का भोजन करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर बनकर कृषि करने के लिए होता है। ढलानों को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्र ना हो सके, क्योंकि जल यहाँ पे काफ़ी ना बह सके। गंगा या ब्रह्मपुत्र की नदियाँ अल्लवण में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि अंधी डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है। सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसकी अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित उद्योग या शहरी गंदगी या प्रजातियों को नष्ट कर सकते हैं इसकी महक से। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए जीविका का साधन क्या है पढ़ते हैं। विनोद एक मछुआरा है जो कि बिहार के मतवाली मोन गांव में रहता है। आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है, बहुत खुश है। मछलियों की विभिन्न प्रजातियां पालने से उसने अपने साथी मछुआरे रविंद्र, किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मोन या चाप झील को साफ किया है। झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार वेलिनेरिया हाइडिला मछलियों का भोजन बनते हैं। झील के आसपास ही भूमि उपजाऊ होती है। वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें उगाता है या बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसों का उपयोग करता है। वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट होते हैं कि यहाँ पर इनको नदियों में पकड़ने, खाने व बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ मिलती हैं। उन्होंने पकड़कर वो आपस के शहरों में बेच देते हैं। ये समुद्री प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रहता है, मतलब एक साथ रहता है जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक ना पहुँच जाए तथा ये मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं पहुँचाता है। उसी प्रकार गंगा ब्रह्मपुत्र के नदियों में कई बड़े शहर
कस्बे स्थित है। इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर यहाँ गंगा नदी के तट पर स्थित होते हैं। साथ में यहाँ पर शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में हो जाता है, जिससे हम नदी प्रदूषण कहते हैं। बेसन में यातायात का शुभ किसी तंत्र उपस्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन में यातायात एक चारमार्ग अवस्थित है। मैदानी इलाकों में लोग सड़क मार्ग, रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाते हैं। नदियों के तटीय क्षेत्र में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली साधन है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। तो आप सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, एसएससी यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो हुगली नदी कहाँ पर स्थित है, तो वह कोलकाता में स्थित है तथा ये महत्वपूर्ण पतन है। मैदानों क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी यहाँ पर स्थित है, मतलब हवाई अड्डे भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है पटन इस बेसन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इमामबाड़ा, असम कांजीरंगा मानस वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पर स्थित है तथा जनजाति संस्कृति जैसे कई दर्शन भी यहाँ पर दर्शनीय भी देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो आइए हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आइए बच्चों हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उस महाद्वीप का नाम बताएं जहाँ पे अमेज़न बेसन स्थित है। तो अमेज़न बेसन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेज़न बेसन के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? अभी मैंने आपको बताया जो अमेज़न में लोग रहते हैं, बेसन में लोग रहते हैं, वो ज़्यादातर टेपियोका, अनानास, गन्ना, कॉफ़ी, मक्का, गन्ना आदि प्रमुख फसलें उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अमेज़न के वर्षा वन में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं? तो अमेज़न के वर्षा वन में टूकन और गूंजन पक्षी देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगा नदी के तट पर कौन कौन से प्रमुख शहर स्थित है? तो गंगा नदी पर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, भागलपुर आदि देश उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सींग वाले गेंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो एक सींग वाले गेंडे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी पर देखने को मिलते हैं। आइए सही का टिक लगाएं। टूकन एक पक्षी है, वो कहाँ पाया जाता है? तो आप बता सकते हैं टूकन क्या है? क्या वो पक्षी है, पशु है या फसलें हैं? तो वह एक पक्षी है। ठीक है। मैनियोक कहाँ का भोजन है? क्या वो गंगा बेसन का है, अफ्रीका का या अमेज़न का है? तो यह एक अमेज़न का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? क्या ऑरेंज पर स्थित है या हुगली पर या भागीरथी पर? अभी मैंने आपको बताया कोलकाता हमारा हुगली रिवर पर मतलब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देवदार एक फर किसके प्रकार का है? शंकुधारी वृक्ष है, वो पर्णपाती वृक्ष है या शुभ्र है? तो वो शंकुधारी वृक्ष है। बंगाल टाइगर कहाँ पर स्थित है? क्या पर्वत पे स्थित है, डेल्टाओं पे स्थित है या अमेज़न में स्थित है? तो वो अत्यधिक डेल्टाओं पे देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूती वस्त्र कपड़े क्या है, कहाँ से प्राप्त होते? तो गंगा सूती कपड़े हमारे गंगा के मैदान में देखने को मिलते हैं। मल्लोका क्या है? मल्लोका एक प्रकार का ढालू छत्र को कहते हैं। प्रेरणा क्या होता है? यह मत्स्य होता है। क्या होता है? यह मत्स्य होता है। रेशम कीट क्या है? यह रेशम कीट पालन के लिए उपयोगी होती है। कांजीरंगा क्या है? ये असम में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा कि वर्षावन लुप्त होते जा रहे हैं, तो क्या कारण है वर्षावन लुप्त होने का? तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा वर्षा वाले क्षेत्र में कृषि के लिए अन्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हुई वर्षा वनों की तेजी कटाई हो रही है, जिससे वर्षा वन लुप्त होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की कृषि करना क्यों आवश्यक होता है? इसलिए उपस्थित होता है यहाँ पर धान की कृषि करना अत्यधिक होने का कारण ये है कि इन क्षेत्रों में
100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। इन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है और साथ में जो कि धान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी होती है। इन क्षेत्रों में सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, मतलब जो इसमें फसलों को उगाते हैं, जो अत्यधिक श्रमिक होते हैं, जो हम मेहनत मजदूरी करते हैं, वो ज़्यादा आसानी से क्षेत्र में उपलब्ध हो जाते हैं। तो मैंने आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर के बारे में बताया। यदि आपको इनमें किसी में भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं। यदि कोई अपना इम्पोर्टेंट सजेशन देना चाहता है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकता है। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आशा। थैंक यू सो मच।